नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में एसएसटी का रिवीजन करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सुमेल करें। सुमेल करें दोस्तों, एक साइड में किताबें हैं, दूसरी साइड में लेखक हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। मेघदूत के लेखक कालिदास जी हैं, हर्षचरित के बाणभट्ट हैं और आर्यभट्टयम के लेखक आर्यभट्ट हैं और श्रुत संहिता के लेखक श्रुत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक मानव के पाषाण काल पुरास्थलों का पुरास्थलों से प्राप्त प्रमाणों के साथ मिलान करें। मिलान करें दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का दोस्तों थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कुनूल का मिलान, भस्म अवशेष, भीमबेटका गुफाएं और कंदराएं, हुरुंगी का आवास और उद्योग स्थल, पटने का शुतुरमुर्ग के अंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहानाबाद की योजना में यमुना की क्या भूमिका थी? पहला ऑप्शन है सबके लिए आवागमन और जल उपलब्ध कराना। दूसरा है राजमहल के ही नदी पर पहुंच का नियंत्रण देना। तीसरा है अभिजातों को नदी किनारे पहुंच देना। और चौथा है किलाबंदी और महल क्षेत्र का सौंदर्यीकरण करना। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का दोस्तों सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। राजमहल को ही नदी पर पहुंच का नियंत्रण देना। शाहजहां ने 1639 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के उपलक्ष्य में शाहजहानाबाद की स्थापना की थी। यह 10 किलोमीटर के परकोटे से घिरा एक शहर था। यहाँ से महल क्षेत्र की खूबसूरती दिखती है। राजमहल क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने के साथ नदी के संपूर्ण क्षेत्र पर पहुंच स्थापित करने के लिए शाहजहां ने शाहजहानाबाद की योजना बनाई थी, जिसमें यमुना नदी क्षेत्र के आसपास बसे शाहजहानाबाद की विशेष भूमिका थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित का सुमेल करें। सुमेल करें दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 35 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। वन गुज्जर उत्तराखंड में पाया जाने वाला आदिवासी समुदाय है। लामबाडी आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं और बकराल कश्मीर की एक जनजाति है, जबकि हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार लगाएं। ए है वास्प इंजन का आविष्कार, बी है भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना, सी है भारतीय कपड़ों का पतन, डी है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, DACB। सबसे पहले 1794 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था। उसके बाद 1786 में वास्प इंजन का आविष्कार हुआ था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों ने भारत पर नियंत्रण स्थापित कर भारत को कच्चे माल के निर्यातक एवं यहाँ के उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया था, जिसका पहला शिल्पकार भारतीय बुनकर ही हुए थे। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना सन 1818 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये है अभिकथन अंग्रेज जनजातियों को बसाना और खेतिहर किसान बनाना चाहते थे। बी है कारण एक जगह बसे हुए किसानों पर नियंत्रण रखना और शासन करना घुमंतु लोगों की तुलना में सरल था। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी सही हैं। बी ए की उचित व्याख्या है। अंग्रेज जनजातियां समुदाय पर उचित नियंत्रण और शासन करने और उन्हें कर के दायरे में लाने के लिए उन्हें एक स्थान पर स्थायी रूप से बसाकर उन्हें किसान बनाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किस साल बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, 1929। भारत में वर्ष 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। इसे शारदा एक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसे पारित कराने में सबसे बड़ा योगदान हरविलास शारदा का था। इसके तहत विवाह की न्यूनतम आयु लड़की के लिए 14 वर्ष और लड़के के लिए 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सत्यशोधक समाज डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? द्वारा स्थापित किया गया। 40 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्योतिबा फूले के। सत्यशोधक समाज की स्थापना
1873 ईस्वी में बम्बई में महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना का उद्देश्य ब्राह्मणों के आडंबर और उनके अवसरवादी धार्मिक ग्रंथों की बुराइयों से निम्न जाति से बचाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह नारा किसने दिया? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा। पहला है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है भगत सिंह, चौथा है बाल गंगाधर तिलक। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज या स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा का नारा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। लोकमान्य तिलक गरम दल के 4 प्रमुख नेताओं में से एक थे। अन्य 3 थे लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीयों द्वारा इल्बर्ट बिल को वापस लेने का विरोध क्यों हुआ? सही विकल्प चुनिए। पहला है यह भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं देता था। दूसरा है सरकार विरोधियों की आवाज़ दबाने के लिए बना था। तीसरा यह अंग्रेजों की नस्लवादी मनोवृत्ति को दर्शा रहा था। और फोर्थ है भारतीयों ने इल्बर्ट बिल का विरोध नहीं किया। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यह अंग्रेजों की नस्लवादी मनोवृत्ति को दर्शा रहा था। इल्बर्ट बिल वायसराय के कानून सदस्य सर सीपी एल्बर्ट ने 1883 ईस्वी में पेश किया था। यह मुख्य रूप से अंग्रेजों अपराधियों के मामलों पर भारत के जजों द्वारा सुनवाई से संबंधित था। अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि वे किसी भी भारतीय जज से अपने केस की सुनवाई नहीं चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति डैश में क्या फिल करेंगे के विचार पर बनाई गई थी। पहला है अमेरिकी और सोवियत गठबंधनों से अलग अलग रहना जिससे प्रतिरोधों से बचा जा सके और राष्ट्रीय हितों के बचाव के लिए। दूसरा है अमेरिका और सोवियत संघ के साथ तटस्थ रहने का जिससे दोनों देशों के साथ कूटनीति संबंधों को जारी रखा जा सके। तीसरा है अमेरिका और सोवियत संघ से प्रतिस्पर्धा के लिए नए स्वतंत्र देशों को मिलाकर शक्ति केंद्र का तीसरा मोर्चा बनाने के लिए। चौथा है मानवीय अस्तित्व के लिए अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मध्यस्थता में एक सक्रिय भूमिका अदा करने के लिए। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, मानवीय अस्तित्व के लिए अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मध्यस्थता में एक सक्रिय भूमिका अदा करने के लिए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत सन 1961 में भारत सहित अन्य 9 स्वतंत्र देशों द्वारा की गई थी जिसका उद्देश्य मानवीय अस्तित्व के लिए अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मध्यस्थता में एक सक्रिय भूमिका अदा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से गुजरती है? पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है उत्तर प्रदेश। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही होगा, मध्य प्रदेश। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है जो निम्न है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए है पृथ्वी 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। और बी है हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मनाते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटों को इसमें नहीं जोड़ते हैं। सी है प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 29 के बदले 28 दिन का होता है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए और बी। पृथ्वी का परिक्रमण अवधि 365 से 1/4 दिन है, अर्थात वह 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और 1/4 दिन को 4 वर्ष के बाद फरवरी में एक दिन बढ़ाकर 28 से 29 कर दिया जाता है और उसी वर्ष साल में 366 दिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी गीली होने पर लसलसी हो जाती है तथा मानसून से पहले या पहली बारिश के बाद जब तक इसकी जुताई ना हो तो इस पर काम करना मुश्किल हो जाता है? ए ऑप्शन है लाल या पीली मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है लैटराइट मिट्टी और चौथा है जलोढ़ मिट्टी। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, काली मिट्टी। काली मृदा में 3 जल
काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है। ये भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर अंकुचित और दरार युक्त हो जाती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। यह भारत में दक्कन लावा के फैलाव वाले क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। कथन ए है कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कथन बी है फलों सब्जियों फूलों को उगाना और पशुधन पालन कृषि में सम्मिलित है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ए और बी सही है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया से मतलब है जो कि अन्य क्रियाओं के लिए आधार का कार्य करे। कृषि एक संबंधित गतिविधियों में सम्मिलित है। फसल उगाना, फल सब्जी फूल उगाना, मत्स्य पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आप भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं तो आप निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय स्वयं ले सकते हैं? ए है उस व्यक्ति का चयन कर सकते हैं जिसे आप प्रधानमंत्री के रूप में पसंद करते हैं। दूसरा है लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। तीसरा है दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। और चौथा है अपनी पसंद के नेताओं को मंत्रिपरिषद में मनोनीत कर सकते हैं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और राष्ट्रपति उसी की सलाह पर ही कार्य करेगा। राष्ट्रपति अपने पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री या मंत्री नहीं बना सकता है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाएगा और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों को मनोनीत करेगा। लेकिन राष्ट्रपति के पास ये विशेषाधिकार है कि वह दोनों द्वारा पारित विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गैर कृषि क्रियाकलाप वाले समूह पहचानिए। पहला है टोकरी बनाना, धान रोपण, मिट्टी के बर्तन बनाना। दूसरा है मिट्टी के बर्तन बनाना, निराई, टोकरी बनाना। तीसरा है ईंट बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, निराई। चौथा है मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई, ईंट बनाना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई, ईंट बनाना। गैर कृषि क्रियाकलाप में सम्मिलित है मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई, ईंट बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण केंद्र एवं राज्यों के बची उनकी संबंधित शक्तियों को लेकर विवादों का परीक्षण करता है? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण और चौथा है महान्यायवादी। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों से संबंधित कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है और यह सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संसार भर में महिलाएं इसे मनाने तथा अपने संघर्षों को पुनर्जीवित करने के लिए एकत्र हुई। निम्नलिखित रणनीतियों में से यह महिला के आंदोलन के संबंध में किसके अंतर्गत आता है? पहला है प्रचार करना, दूसरा है विरोध करना, तीसरा है जागरूकता में वृद्धि करना, चौथा है एकता का प्रदर्शन करना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, जागरूकता में वृद्धि करना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संसार भर में महिलाएं इसे मनाने और अपने संघर्षों को पुनर्जीवित करने के लिए एकत्र हुई हैं। इससे समाज में एकता का प्रदर्शन के संदर्भ में आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के उद्देश्य हैं? पहला है विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश को बढ़ाना और उन्हें बनाए रखना। बी है विद्यार्थियों के बीच जातिगत पूर्वाग्रह को प्रबलित करना। सी है बच्चों में भूख की समस्या कम करके उनकी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाना। डी है बच्चों में व्याप्त कुपोषण के स्तर को कम करना। उचित विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ए, सी तथा डी। वर्ष 1995 में शुरू किया गया मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में निम्न उद्देश्य थे। पहला था कि विद्यालयों में
विद्यालय में बच्चों के प्रवेश को बढ़ाना और उसे बनाए रखना। दूसरा था बच्चों में भूख की समस्या कम करके उनकी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाना। और तीसरा था बच्चों में व्याप्त कुपोषण के स्तर को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान का शिक्षण लक्षित है। यह विद्यार्थियों को आत्मबोध विकसित करने में सहयोग देने पर भी है, समस्याओं की स्वतंत्र छानबीन करने के कौशल को शिक्षार्थियों को प्रदान करने पर। सी है विद्यार्थियों को अपने नागरिक कर्तव्यों को निर्वाह करने में प्रशिक्षित करने पर। और डी है स्तर विशेष ज्ञान के हस्तांतरण पर। निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी, क्योंकि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का संदर्भ व्यक्ति और समाज होता है, इसलिए इसका शिक्षण लक्षित करता है शिक्षार्थियों को आत्मबोध विकसित करने में सहयोग देने पर और समस्याओं की स्वतंत्र छानबीन करने के कौशल को शिक्षार्थियों को प्रदान करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। सभी बच्चों का नामांकन होता है। सभी बच्चों का नामांकन करना समावेशी सामाजिक विज्ञान कक्षा की मूलभूत विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान का एक प्रगतिशील अध्यापक या अध्यापिका हमेशा अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है। पहला है कक्षा के दौरान किसी भी चर्चा में सक्रियता से भाग लेने के लिए। दूसरा है कभी कभी भाग लेने के लिए। तीसरा दी हुई विषय वस्तु का ज्ञान अर्जित करने के लिए। चौथा है उनके पास जितने सवाल हैं पूछने के लिए। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, कक्षा के दौरान किसी भी चर्चा में सक्रियता से भाग लेने के लिए। सामाजिक विज्ञान की एक प्रगतिशील अध्यापिका हमेशा अपने विद्यार्थियों को कक्षा के दौरान किसी भी चर्चा में सक्रियता से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुनियादी सिद्धांत जो सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन विषय के पुस्तकों के शिक्षण शास्त्रीय उपागम को निर्देशित करता है वह है। पहला है तथ्यों को क्रमागत स्मरण करना। दूसरा है संकल्पनाओं की अनुभवजन्य समक्ष बनाना। तीसरा है दृश्य समृद्ध पाठ्य पुस्तकों का पठन। और चौथा है उन्हें सही उत्तर देकर उचित मदद देना। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, संकल्पनाओं की अनुभवजन्य समक्ष बनना। संकल्पनाओं की अनुभवजन्य समझ विकसित करना सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन विषयों के पुस्तकों के शिक्षण शास्त्रीय उपागम को निर्देशित करने वाला बुनियादी सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न सामान्यतः सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रयोग किए जाते हैं, उनका चयन कीजिए जो समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए विस्तृत अवसर उपलब्ध कराते हैं। ए है नमक आंदोलन को उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध के संकेत के रूप में क्यों माना जाता है। बी है नमक आंदोलन उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का प्रभावकारी प्रतीक था। क्या आप इस कथन से सहमत हैं, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। और सी है नमक आंदोलन उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का प्रभावशाली प्रतीक क्यों है, इसे स्पष्ट करने के लिए नमक आंदोलन पर चर्चा कीजिए। डी है क्यों राजनीतिक दल पृथक निर्वाचिका के प्रश्न पर असहमत थे। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल बी नमक आंदोलन उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का प्रभावकारी प्रतीक था। क्या आप इस कथन से सहमत हैं, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यह प्रश्न सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए विस्तृत अवसर उपलब्ध कराने से संदर्भित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक भ्रांत धारणा है। पहली है सामाजिक विज्ञान समकालीन विश्व के बारे में जानकर तरीके से देखने के अवसर उपलब्ध कराता है। दूसरा है सामाजिक विज्ञान शिक्षार्थियों को मुद्दों तथा अपने चारों ओर की प्रक्रियाओं का समालोचनात्मक अवलोकन तथा विश्लेषण करने के लिए समर्थ बनाता है। तीसरा है सामाजिक विज्ञान रटंत्र के द्वारा सीखने के लिए सामान्य ज्ञान के तथ्यों से भरा बक्सा है। और चौथा है सामाजिक ज्ञान
न्याय, समानता तथा सम्मान के लिए लोगों के संघर्ष के प्रति विद्यार्थियों को सहानुभूति में सहायता करता है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान रटंत के द्वारा सीखने के लिए सामान्य ज्ञान के तथ्यों से भरा बक्सा है। एक विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान के बारे में यह भ्रांत धारणा बनी हुई है कि वह रटंत के द्वारा सीखने के लिए सामान्य ज्ञान के तथ्यों से भरा बक्सा है, परंतु यह धारणा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने मुस्लिम लड़कियों के लिए विद्यालय शुरू किया। पहला अलीगढ़ और दिल्ली में, दूसरा पटना और कलकत्ता में, तीसरा लखनऊ और इलाहाबाद में, चौथा है पूना और बम्बई में। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, पटना और कलकत्ता में। बेगम रुकैया सखावत एक स्त्रीवादी विचारक, लेखक और शिक्षक थीं। उन्होंने पटना और कलकत्ता में मुस्लिम लड़कियों के लिए विद्यालय शुरू किए थे। उनका संबंध रंगपुर वर्तमान में बांग्ला से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा निम्न जाति की दमनात्मक स्थिति को पहली बार अमेरिका में काले दासों की स्थिति के समरूप देखा गया। पहला है राजा राम मोहन राय, दूसरा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तीसरा है ज्योतिराव फुले और चौथा है हेनरी डेरोजियो। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्योतिराव फुले द्वारा निम्न जाति की रचनात्मक स्थिति को पहली बार अमेरिका में काले दासों की स्थिति के समरूप देखा गया। और हेनरी डेरोजियो का संबंध यंग बंगाल आंदोलन से था। राजा राममोहन राय ने धर्म एक समाज सुधारक के लिए कार्य किया और अंबेडकर ने निम्न जातियों की स्थिति को सुधारने के लिए अपना जीवन लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये गृह मंत्री और रियासत मामलों के मंत्री भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्लेट तथा संगमरमर किसके उदाहरण हैं दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, कायांत्रित सेल। स्लेट और संगमरमर कायांत्रित सेल के उदाहरण हैं। जबकि अग्नेय और अवसादी चट्टानों पर तापमान और दबाव पड़ता है तो यह कायांत्रित में परिवर्तित हो जाती हैं। स्लेट सेल संगमरमर, चूना पत्थर और डोलोमाइट का रूपांतरित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ए है शीतोष्ण सदाबहार वन दृढ़ काष्ठ वृक्ष और बी है शंकुधारी वन मृदु काष्ठ वृक्ष, सी है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन दृढ़ और मृदु काष्ठ दोनों प्रकार के वृक्ष। ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा सुमेल है दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल बी। शंकुधारी वन में मृदु काष्ठ वृक्ष होते हैं, जबकि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में नम और शुष्क दोनों प्रकार के होते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के होते हैं, इसलिए केवल बी युग्म सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल में शुभ सीमा से मध्य सीमा की ओर बढ़ने पर तापमान पहले बढ़ता है फिर घटता है, दूसरा है पहले घटता है फिर बढ़ता है, तीसरा स्थिर रहता है, चौथा है केवल बढ़ता है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले बढ़ता है फिर घटता है। पृथ्वी से ऊपर की ओर जाने पर वायुमंडल में शोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल और तापमंडल जैसा स्तरीकरण पाया जाता है। शोभमंडल की ऊपरी सीमा को मध्य सीमा कहा जाता है और वायुमंडल में शोभ सीमा से मध्य सीमा की ओर बढ़ने पर तापमान पहले बढ़ता है फिर घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल में मिले गुफा चित्रों में नदियों को मगरमच्छों के साथ दर्शाया गया है। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, मवेशी और बकरियों को आम पशुओं के रूप में दर्शाया गया है। यह बताता है कि पहला है सहारा कभी हरा भरा मैदान हुआ करता था, दूसरा है वहाँ रहने वाले लोगों में महान कल्पना शक्ति थी, तीसरा है वहाँ लोग उस क्षेत्र से प्रवासित हुए
हुए थे जहाँ वनस्पति बहुत समृद्ध थी। और चौथा है लोग उन चीज़ों की कल्पना करते हैं जो उनके पास नहीं होती है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सहारा कभी हरा भरा मैदान हुआ करता था। सहारा मरुस्थल में मिले गुफा चित्रों में नदियों को मगरमच्छों के साथ दर्शाया गया है। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, मवेशी और बकरियों को आम पशुओं के रूप में दर्शाना इस बात को संदर्भित करता है कि पूर्व में ये जीव यहाँ पर पाले जाते थे और सहारा मरुस्थल कभी हरा भरा मैदान हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं। पहला है गहन निर्वाह कृषि, दूसरा है आदिम निर्वाह कृषि, तीसरा है मिश्रित कृषि, चौथा है वाणिज्यिक कृषि। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा आदिम निर्वाह कृषि। स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण आदि निर्वाह कृषि के उदाहरण है। और गहन निर्वाह कृषि का संबंध मशीनों द्वारा स्वयं के लिए की गई कृषि से है। और मिश्रित कृषि में कृषि और पशुपालन साथ साथ किया जाता है। व्यापार के लिए मुद्रा अर्जित करने के लिए की गई कृषि को वाणिज्यिक कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश किसने दिया। पहला है महात्मा गांधी ने, दूसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू ने, चौथा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। उन्होंने कहा कि हमारा देश विभिन्न प्रकार के धर्म, आस्था, समुदाय और संस्कृति से भरा हुआ है और यहाँ पर सभी धर्म, संस्कृति और विचारों के लोग एक ही क्षेत्र और समुदाय में शांति से रहते हैं। इसलिए हमारे देश में अनेकता में एकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास उगाने से सूती कमीज बनने तक के सभी चरणों को सही क्रम में लगाएं दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। फोर्थ ऑप्शन सही होगा बुनाई, कटाई, ओटन, कताई। कपास उगाने से सूती कमीज बनने तक की प्रक्रिया के चरण है बुनाई, कटाई, ओटन और कताई। कटाई में कपास को फसल के रूप में काटा जाता है, ओटन में उसकी रुई बनाई जाती है और कताई में रुई से धागा बनाया जाता है और धागे से कपड़ा बनाने के चरण को बुनाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एक अध्यापिका नागालैंड में सीढ़ीनुमा खेती के बारे में चर्चा कर रही है। इनमें से किस समुदाय का संदर्भ कक्षा चर्चा में होगा। पहला है गारो समुदाय, दूसरा है बोडो समुदाय, तीसरा है मिसिमी समुदाय और चौथा है चखेसंग समुदाय। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा चखेसंग समुदाय। अरुणाचल प्रदेश की मिसमी जनजाति हिमालयी क्षेत्र में सीढ़ीदार खेती करती है। गारो जनजातियाँ मेघालय में, बोडो जनजातियाँ असम में, जबकि चखेसंग जनजाति नागालैंड में पाई जाती है। एक अध्यापिका नागालैंड में सीढ़ीनुमा खेती के बारे में चखेसंग समुदाय के संदर्भ में कक्षा चर्चा कर रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मौलिक अधिकारों की किस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या उसकी हिरासत के दौरान उससे दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा अनुच्छेद 22। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या उसकी हिरासत के दौरान उससे दुर्व्यवहार को संरक्षण संविधान के अनुच्छेद 22 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत में न्यायपालिका के पास संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों को खारिज करने का अधिकार है। इस अधिकार को क्या कहते हैं। पहला है संवैधानिक संशोधन, दूसरा है न्यायिक समीक्षा, तीसरा है अविश्वास प्रस्ताव, चौथा है न्यायिक प्रक्रियता। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा न्यायिक समीक्षा। भारत में न्यायपालिका के पास संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों को खारिज करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत में न्यायपालिका के पास संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों को खारिज करने का अधिकार है। न्यायपालिका का यह अधिकार न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। न्यायिक समीक्षा के माध्यम से न्यायपालिका संसद के कानूनों की संवैधानिकता की जांच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
बच्चों को स्कूल में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य में सर्वप्रथम मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की गई? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का पहला है केरल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है महाराष्ट्र। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 70 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, तमिलनाडु। बच्चों को स्कूल में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत के तमिलनाडु राज्य में सर्वप्रथम मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील योजना प्रारंभ की गई। इस योजना की शुरुआत वर्ष 1962 में हुई थी, जिसे 15 अगस्त 1995 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रकृति है। पहला है सामाजिक अलगाव और विघटन का अध्ययन, दूसरा है मानव संबंधों का अध्ययन, तीसरा है वैज्ञानिक रूप से मानव विकास का अध्ययन, चौथा है सामाजिक और व्यक्तिगत लाभों का अध्ययन। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, मानव संबंधों का अध्ययन। सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जो मानव व्यवहार के सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं से संबंधित है। सामाजिक विज्ञान में सामान्य तौर से सांस्कृतिक, नृत्य विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अपराध विज्ञान और सामाजिक मनोविज्ञान शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान शिक्षण राष्ट्रीय फोकस समूह के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सामाजिक विज्ञान शिक्षा के लिए मुख्य चुनौती समझा जाता है? ए है इसे अनुपयोगितावादी विषय के रूप में देखा जाता है, बी है यह केवल सूचनाएं संप्रेषित करता है, सी है इसमें सूचनाओं की भरमार है, डी है अंकगणित अनावश्यक रूप से एकीकृत किया गया है, ई है मुख्यतः यूरोप के परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करता है। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी और सी। सामाजिक विज्ञान शिक्षण राष्ट्रीय फोकस समूह 2006 के अनुसार सामाजिक विज्ञान शिक्षा के समक्ष निम्न चुनौतियाँ इस प्रकार हैं। पहली है सामाजिक विज्ञान के अनुपयोगितावादी विषय के रूप में देखा जाता है, और दूसरा यह केवल सूचनाएं संप्रेषित करता है, और तीसरा है इसमें मुख्य सूचनाओं की भरमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन भारतीय काल को समझने का प्राथमिक स्रोत है? पहला है अशोक का अभिलेख, दूसरा कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, तीसरी है रवि कीर्ति की प्रशस्ति, और चौथा है सूरदास की साहित्य लहरी। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, सूरदास की साहित्य लहरी। मध्ययुगीन भारतीय काल को समझने का इनमें से प्राथमिक स्रोत सूरदास की साहित्य लहरी है, क्योंकि महाकवि सूरदास मध्यकाल के कवि थे, जबकि अशोक के अभिलेख, कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम और रवि कीर्ति की प्रशस्ति का संबंध प्राचीन भारतीय काल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परियोजना विधि का पहला चरण है। पहला है योजना, दूसरा है परियोजना का चयन, तीसरा है स्थिति बनाना, चौथा है निष्पादन। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, स्थिति बनाना। परियोजना विधि का पहला चरण है स्थिति बनाना, उसके बाद परियोजना का चयन करना, फिर योजना बनाना, फिर निष्पादन करना, फिर मूल्यांकन करना आदि चरण शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के उद्देश्य के विषय में कौन सा सही है? पहला है पाठ्यक्रम पूरा करना, बी है छात्रों को सतत प्रतिपुष्टि देना, सी है छात्रों के ज्ञान व योग्यता का मापन करना, डी है शिक्षा शास्त्रीय व्यूह रचना को पुष्ट करना। सही विकल्प का चयन करें दोस्तों। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बी, सी तथा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते रहते थे? वे वर्तमान में हमारे आवागमन के कारण से किस प्रकार समानता या विभिन्नता रखते हैं? यह प्रश्न छात्रों की किस योग्यता का आकलन करता है? पहला है अनुभवों पर तर्क व तुलनात्मक समझ का, बी सेकंड है कल्पना और स्थिति से अनुमान लगाने का, थर्ड है तुलनात्मक उत्तर देने और सृजनात्मकता का, चौथा है तर्क सहित व्याख्या और लेखन कौशल। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुभवों पर तर्क व तुलनात्मक समझ का। आखेटक खाद्य संग्राहकों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का आकलन करने के लिए अनुभवों पर तर्क की योग्यता की जरूरत पड़ेगी, जबकि वर्तमान से तुलना करने के लिए तुलनात्मक समझ की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप कक्षा में विविधता एवं
समानता पढ़ाने की योजना बना रहे हैं। आप व्यक्ति अध्ययन के द्वारा यह जांचना चाहते हैं कि छात्र संकल्पना को समझते हैं कि नहीं। आप आकलन के तौर पर करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों? पहला है रचनात्मक आकलन, दूसरा है सारांशित आकलन, तीसरा है नैदानिक आकलन और चौथा है पोर्टफोलियो आकलन। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन के माध्यम से छात्र की विविधता एवं समानता की संकल्पनाओं की समझ को जांचा जा सकता है। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।